नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज वेलकम टू डर्री, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। डेयरी में 4 जनवरी 1962 को एक थिएटर अटेंडेंट एक छोटे लड़के मैटी को द म्यूजिक मैन की स्क्रीनिंग में चुपके से घुसते हुए देखता है। जब अटेंडेंट हैंक से इस घटना के बारे में बात कर रहा होता है तो मैटी थिएटर की लॉबी में छिप जाता है। हैंक अपनी बेटी रॉनी से पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। रॉनी मैटी को एक कटआउट के पीछे देखती है, लेकिन कहती है कि वह दूसरी तरफ गई थी। मैटी मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। फिर मैटी शहर की हद से बाहर जाने वाली एक सड़क पर चल रहा होता है। 4 लोगों का एक परिवार वाली कार आकर रुकती है। औरत पूछती है कि क्या मैटी को लिफ्ट चाहिए। आदमी उसे उसके माता पिता के घर छोड़ने का ऑफर देता है। मैटी पीछे की सीट पर बैठ जाता है और कहता है कि वह डेयरी को छोड़कर कहीं भी जाना चाहता है। औरत कहती है कि वे पोर्टलैंड जा रहे हैं। मैटी उस कपल की बेटी और बेटे के बगल में बैठ जाता है। बेटी लिवर लेबल वाला एक प्लास्टिक का डिब्बा खोलती है। वह अपनी उंगलियां उसके अंदर डालती है और उन्हें मैटी के चेहरे के पास ले जाने की कोशिश करती है। तभी मैटी देखता है कि कार वापस डेयरी की तरफ जा रही है। वह आदमी शहर में गाड़ी चला रहा होता है, जबकि डरा हुआ मैटी कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कार लॉक होती है और वह आदमी रुकने या उसे बाहर निकलने देने से मना कर देता है। मैटी स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। तभी प्रेग्नेंट औरत को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसके अंदर से एक भयानक जीव निकलता है, जिसका सिर उसकी छाती से बाहर निकला हुआ होता है। नुकीले पंजे होते हैं और चमगादड़ जैसे पंख होते हैं। जब वह औरत उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वह पीछे के विंडशील्ड से उड़कर बाहर निकल जाता है। मैटी अपना पैसिफायर अपने मुंह में डाल लेता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। अचानक जैसे ही कार एक पुल पार करती है, मैटी का पैसिफायर खिड़की से नीचे नदी में गिर जाता है। 4 महीने बाद फिल दूरबीन से देखता है कि एक प्लेन डेयरी एयर फोर्स बेस पर लैंड कर रहा है। मेजर लेरॉय हैनलोन और कैप्टन पॉली रूसो एयरक्राफ्ट से उतरते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे एक सोवियत बेस से सिर्फ 7 घंटे दूर हैं। हैनलोन को अपने एक सबऑर्डिनेट से रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। जनरल शॉ उस ऑफिसर को उसकी जगह दिखाते हैं। शॉ हैनलोन को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं। लोकल हाई स्कूल में लिली अपना लॉकर खोलती है और उसे अचार के कई जार मिलते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मार्ज उसकी तरफ से गुस्सा होती है। उसी समय फिल और टेडी एलियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिल को लगता है कि मिलिट्री बेस कुछ छिपा रहा है। बाद में टेडी अपना होमवर्क कर रहा होता है, जबकि फिल उससे बात करता है। टेडी कहता है कि मैटी को गायब हुए 4 महीने हो गए हैं। पुलिस को उसकी लाश कभी नहीं मिली। टेडी खुद को और फील को मैटी का जन्मदिन भूलने के लिए दोषी ठहराता है। फील जोर देकर कहता है कि मैटी की मौत के बारे में बात करने से वह वापस नहीं आएगी। लिली अपने बाथरूम में खड़ी है। वह अपने ब्रेसलेट पर लगे एक चार्म को देखती है और उस समय को याद करती है जब मैटी ने उसे टावर के व्यूइंग डेक पर बुलाया था। वह जगह सालों से वीरान थी, लेकिन फिल, टेडी और मैटी ने उसे अपना सीक्रेट हैंग आउट बना लिया था। मैटी लिली को एक कछुए वाला खिलौना देती है। लिली अपने पिता की दुखद मौत के बारे में बात करती है। आतिशबाजी देखते समय मैटी लिली को किस करने की कोशिश करता है। लिली पीछे हट जाती है और कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। अभी लिली को मैटी के गाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज बाथरूम के ड्रेन से आ रही है। लिली मैटी का नाम पुकारती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। वह मुझे आने नहीं देगा, मैटी जवाब देता है। फिर ड्रेन से खून से सनी उंगलियां बाहर निकलती हैं। अगले दिन लिली, फिल और टेडी टावर के व्यूइंग डेक पर मैटी के साथ लिली की मुलाकात के बारे में बात करते हैं। लड़के लिली पर विश्वास नहीं करते। हैनलॉन को डेयरी एयर फोर्स बेस पर बुलाया जाता है क्योंकि शॉ चाहता है कि वह मिलिट्री के नए B-52 का टेस्ट करे। उसी शाम टेडी अपने परिवार के साथ डिनर पर बैठता है। टेडी अपने पिता से पूछता है कि क्या कोई बच्चे को किडनैप करके उसे जमीन के नीचे रख सकता है। टेडी के पिता उसे डांटते हैं। उसके बाद टेडी अपने बेडरूम में अपनी कॉमिक बुक पढ़ता है। अचानक उसके बगल वाला लैंप टिमटिमाता है और बुझ जाता है। लाइट वापस आती है, लेकिन लैंप चेहरों से बना होता है। टेडी बिस्तर से कूदकर डेस्क के नीचे छिप जाता है। फिर टेडी फील और लिली को बताता है कि उसने अपने कमरे में क्या देखा। जब टेडी को उल्टी होने लगती है तो फील को एहसास होता है कि उसका दोस्त सच कह रहा है। वे लाइब्रेरी में अखबारों के आर्टिकल देखकर मैटी के गायब होने की जांच करने का फैसला करते हैं। फील की छोटी बहन सूजी भी वहीं है। एक आर्टिकल में एक अनजान 12 साल की लड़की का जिक्र है जो मैटी के गायब होने से पहले उसे देखने वाली आखिरी इंसान थी।
अधिकारियों ने इसे मर्डर घोषित कर दिया। इससे वे रॉनी के घर पहुंचते हैं। रॉनी उनसे जाने के लिए कहती है और समझाती है कि पुलिस ने मैटी के मर्डर के लिए उसके पिता को फंसाने की कोशिश की थी। रॉनी लिली को मैटी के सीवर से आ रहे एक गाने के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। रॉनी कहती है कि उसने भी वह गाना सुना था। उसे पता है कि गाना कहां से आ रहा था। बाद में गैस मास्क पहने दो आदमी हैनलॉन पर उसके क्वार्टर में हमला करते हैं। वे उससे नए B-52 के स्पेसिफिकेशन सौंपने की मांग करते हैं। हैनलॉन उनसे लड़ता है, लेकिन उनमें से एक उस पर बंदूक तान देता है। रूसो हैनलॉन के कमरे में घुसकर उस पर हमला करता है, इसलिए वे भाग जाते हैं। रॉनी, लिली, फिल, टेडी और सूजी के साथ एक मूवी थिएटर में जाती है। वह म्यूजिक मैन फिल्म लगाती है। लिली कंफर्म करती है कि यह वही गाना है जो मैटी ने उसे बाथटब के ड्रेन से सुनाया था। अचानक वे सीन में मैटी को देखते हैं। उसने एक बच्चे को कंबल में लपेटा हुआ है। वे मैटी को उनकी तरफ और स्क्रीन से बाहर आने के लिए कहते हैं। मैटी असल दुनिया में उनके साथ शामिल होने से मना कर देता है। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह बच्चे को स्क्रीन पर फेंक देता है। वह स्क्रीन से एक दो सिर वाला, पंखों वाला जीव बनकर बाहर निकलता है। वह बच्चों की तरफ उड़ता है। फिल और सूजी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जीव टेडी को पकड़ लेता है। लिली चिल्लाती है जब वह देखती है कि वह जीव टेडी को फाड़ रहा है, जिससे वह खून से लथपथ हो जाती है। फिर वह मॉन्स्टर फिल को मार देता है। रॉनी प्रोजेक्शन बूथ में चिल्लाती है। वह दूसरों की मदद करने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद होता है। सीटों के नीचे लिली सूजी को देखती है और उसे अपना हाथ बढ़ाने और उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन वह जीव हमला कर देता है। जब रॉनी आखिरकार प्रोजेक्शन बूथ से बाहर निकलती है, तो वह लिली को ढूंढने के लिए थिएटर में भागती है। रॉनी और लिली को उस जीव की दहाड़ सुनाई देती है, इसलिए वे बाहर भागते हैं और अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं। लॉबी में रॉनी पूछती है कि क्या हुआ। लिली कहती है कि उस जीव ने उन्हें मार डाला। फिर लिली नीचे देखती है। उसे एहसास होता है कि वह अभी भी सूजी का हाथ पकड़े हुए है। लिली एक भयानक दुस्वप्न से जागती है और थिएटर में उस राक्षस बच्चे से हुई मुठभेड़ को दोबारा जी रही है। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि यह नरसंहार सच है और रॉनी के पिता हैंक मुख्य संदिग्ध हैं। पुलिस उनके घर के बाहर खड़ी है और सोच रही है कि क्या हुआ होगा, लेकिन हैंक के पास एक बहाना है, क्योंकि वह उस रात घर पर ही था। दुर्भाग्य से पुलिस को समझाने के लिए यह काफी नहीं होगा। हैंक की मां हैंक से रॉनी को वापस स्कूल भेजने के लिए कहती है। उन्हें यकीन है कि यही उनके लिए जिंदगी में आगे बढ़ने और डेयरी से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। इस बीच मेजर लेरॉय हैनलॉन अखबारों में हाल ही में गायब हुए लोगों की खबरें देखते हुए अपने बेटे विल और पत्नी शार्लोट के साथ अपने नए घर में बस जाते हैं। पड़ोसी उन्हें थोड़ा अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन विल का ध्यान शार्लोट द्वारा उसके लिए खरीदी गई नई दूरबीन पर है। हैनलॉन अभी भी उन नकाबपोश गुंडों के बारे में सोच रहा है जिन्होंने उस पर बेस पर हमला किया था, और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगती कि यह मास्टर्स हो सकता है, वही आदमी जिसने उसे सलामी देने से इनकार कर दिया था। कर्नल फुलर वादा करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी के बाद जल्द ही न्याय होगा। हैनलॉन को यकीन नहीं है कि पूरी कहानी यही है। स्कूल में रॉनी शहर भर में चर्चा का विषय बन गया है और मशहूर लड़कियां उसके और हत्याओं के बारे में कानाफूसी कर रही हैं। लिली की दोस्त मार्ज, जो उनके समूह में शामिल होने के लिए बेताब है, किनारे पर ही रहती है। उसे लिली की भलाई की परवाह जरूर है, लेकिन लोकप्रियता के एक सतही नजरिए से। मार्ज लिली से कहती है कि रॉनी से बात करना गलत है, लेकिन लिली उसकी बात अनसुनी कर देती है। विल कक्षा में पहुंचता है और तुरंत शरारतों का निशाना बन जाता है, जबकि शार्लोट को यह देखकर सदमा लगता है कि शहर में एक बच्चे को गुंडों द्वारा सड़कों पर सरेआम पीटे जाने के बावजूद उसकी कोई परवाह नहीं है। बुचर बस इतना कहता है कि लड़के तो लड़के ही होते हैं। शार्लोट गुस्से से भर जाती है और खाने की मेज पर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए कहती है कि डेयरी के लोग सड़क पर होने वाली हिंसा के प्रति बेहद लापरवाह हैं। हैनलॉन ने खुद पर ध्यान आकर्षित न करने के लिए कम प्रोफाइल रखने का सुझाव दिया और श्रेवेपोर्ट की एक घटना के बारे में बात की। चार्लोट इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। इस बीच रॉनी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वह अपनी मां के गर्भ में वापस आ जाती है, डूब जाती है और उसे रेंग कर बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाता है। उसकी विकृत मां रॉनी को उसे मारने के लिए शर्मिंदा करती है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने पिता को मारती। जब रॉनी भागने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि वह इस भयानक जीव से एक गर्भनाल से जुड़ी हुई है,
जो उसे और करीब खींचती है। रॉनी की मां का पेट खतरनाक धारदार दांतों में बदल जाता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अचानक हैंक आ जाता है और सपना खत्म हो जाता है। डेरी के पुलिस प्रमुख बोवर्स एक बार में शराब पी रहे हैं, जहां स्थानीय लोग उन्हें हत्याओं के लिए हैंक को जल्दबाजी में गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। दुर्भाग्य से डिक और उसके साथी अश्वेत सैनिकों को ज्यादा शोर मचाने के कारण बार से बाहर निकाल दिया जाता है और वे नशे में लड़खड़ाते हुए बेस की ओर लौटते हैं। डिक और अन्य लोगों को विशेष अनुमति के साथ मुख्य द्वार पर ही जाने दिया जाता है, जो दर्शाता है कि डिक कमान की श्रृंखला में काफी ऊपर है। डिक का काम किसी जरूरी चीज की खुदाई करना लगता है और उसे एयरबेस से कई जगहों पर खुदाई करके उसे ढूंढने की इजाजत मिल गई है। हालांकि कर्नल अधीर हो रहा है और नतीजे चाहता है। स्कूल में घबराया हुआ रॉनी दोपहर के खाने के समय लिली से बात करता है। मार्ज लिली के बारे में मजाक करके दूसरे बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वहीं रॉनी लिली से थिएटर में मौजूद राक्षस के बारे में सच बताने का आग्रह करता है। लिली कहती है कि उसे जूनिपर हिल्स वापस भेज दिया जा सकता है, जिससे वह नफरत करती है। रॉनी गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देता है, जिसके कारण उसे हिरासत में ले लिया जाता है। विल पर दालान में बदबूदार बम फेंकने के लिए एक शरारती बच्चे होने का आरोप लगाया जाता है। वह सीधे शिक्षक के पास जाता है, जो उसे हिरासत में ले लेता है। लिली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां कई अलग अलग लापता या मृत बच्चों की तस्वीरें हैं। पुलिस अधिकारी बॉवर्स लिली से पूछताछ करते हैं और जूनिपर हिल्स भेजे जाने की धमकी देकर लिली को अपनी कहानी बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, यह दावा करते हुए कि उसे नहीं पता कि उस रात हैंक वहां था या नहीं। यह हंक को गिरफ्तार करने और ले जाने के लिए काफी है, जबकि रॉनी लिली के पास जाकर पूछता है कि उसने क्या किया। वह गुस्से में चिल्लाती है, अपने के पर क्रोधित होती है, लेकिन लिली की मां दरवाजा बंद कर देती है। एयरबेस पर हैनलॉन मास्टर्स से मिलने जाता है और पाता है कि वह उस रात अपने कमरे में नहीं था। हैनलॉन के चेहरे पर बंदूक लोड करने और कॉक करने की तेज हरकत मास्टर्स के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती, क्योंकि वह बंदूक चलाने में अनाड़ी है। मास्टर्स अपनी बात तब साबित करता है जब हैनलॉन भरी हुई पिस्तौल नीचे रख देता है और उसे चिढ़ाता है। मास्टर्स को यह काम करने में मुश्किल होती है, इसलिए हैनलॉन अगली बार जनरल शॉ से बात करता है और पुष्टि करता है कि मास्टर्स निर्दोष हैं। हैनलॉन आगे की जांच के लिए ओएसआई में एक रिपोर्ट दर्ज कराने वाला है। हालांकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल शॉ पुष्टि करते हैं कि मास्टर्स वह नहीं था जिसने उस रात उसके कमरे में सेंध लगाई थी। शॉ एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसे कोई डर न हो और जिसे किसी काम में हैनलॉन की मदद की जरूरत हो। हैनलॉन ने परीक्षा पास कर ली है। दुकान पर लिली को खरीदारी करते हुए एक भयावह अनुभव होता है। अजीबोगरीब आवाजें उसे चिढ़ाती हैं और कई खरीदार उसे दूर से देख रहे होते हैं। अनाज के डिब्बे में सड़ने वाले मरे हुए लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं। अचानक वह गलियारा अचार की एक चौकोर जेल में बदल जाता है। एक डिब्बे में उसके पिता का चेहरा विकृत दिखाई देता है और एक जार के जमीन पर टूटकर बिखर जाने के बाद यह दृश्य और भी भयानक हो जाता है। स्टोर मैनेजर उसे अचानक उसकी नजरों से ओझल कर देता है। उसके सामने जमीन पर एक टूटा हुआ जार पड़ा है। लिली को जूनिपर हिल्स ले जाया जाता है। बेस पर वापस आकर शॉ बताता है कि वह एक ऐसे अभियान का नेतृत्व कर रहा है जो शीत युद्ध को समाप्त करेगा और सेनाओं को किसी ऐसी चीज से डरा रहा है जिससे उनमें डर पैदा हो। ऐसा लगता है कि वह प्राणी घिरा हुआ है और उसे ढूंढकर वे उस तक पहुंच सकते हैं। शॉ और बाकी लोग खुदाई स्थल की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें कंकालों से भरी एक कार मिलती है। 1908 में एक मेले में फ्रांसिस नाम के एक छोटे लड़के को एक शीशे में घुसने के लिए फुसलाया जाता है। जब बाकी सब लोग तमाशे में खो जाते हैं, फ्रांसिस को परछाई में एक अजीब सी आकृति चलती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह उसके पास जाता है, एक बूढ़ा आदमी उसे डराता है। बाहर भागते हुए फ्रांसिस अपने पिता से टकराता है, जो उसे एक गुलेल देते हैं। घर के रास्ते में कार खराब हो जाती है और फ्रांसिस को अपने पिता के लिए पानी खरीदना पड़ता है। सड़क के किनारे वह रोज नाम की एक लड़की से बात करता है, जिसे उसकी गुलेल चाहिए क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसके बाद वे साथ में और समय बिताते हैं, लेकिन फ्रांसिस खेलते खेलते जंगल में भाग जाता है। मेले का वही बूढ़ा आदमी उसका पीछा करता है। वह एक भयानक प्राणी में बदल जाता है और जंगल में उसका पीछा करता है। रोज आती है और फ्रांसिस को पत्थर मारकर उसे खतरे से बचा लेती है। फिलहाल लिली को जूनिपर हिल्स से छुट्टी मिलने वाली है। उसकी अनुपस्थिति में
रॉनी स्कूल में सभी, खासकर मशहूर लड़कियों का निशाना बन जाता है। जब उनमें से कुछ उसके लॉकर पर कुल्हाड़ी हैंक लिख देती हैं, तो रॉनी गुस्से में उसे अपने हाथों से पोंछ देती है। रॉनी स्याही से सना हुआ है और लिली बाथरूम में उसकी मदद करने आती है। वह सुपरमार्केट में हुई घटना के बारे में बताती है और मानती है कि उन्हें उस जीव के सबूत की जरूरत है। एक कैमरा उसे कैद कर सकता है, लेकिन उनमें से किसी को भी फिल्म डेवलप करना नहीं आता, इसलिए उन्हें अपने समूह में नए सदस्यों की भर्ती करनी होगी। हैंक अभी भी जेल में है, लेकिन वह ज्यादा बात करने के मूड में नहीं है। घर पर बिस्तर पर होने का उसका तर्क चीफ को रास नहीं आता, जो उसे धोखे से उसकी पसंदीदा सिगरेट का ब्रांड बताने के लिए मजबूर करता है। सिगरेट चीफ को मिल गई हैं और नतीजतन हैंक पर बच्चों का हत्यारा होने का ठप्पा लगने वाला है। एयरबेस पर जनरल शॉ उस जीव को ढूंढने के लिए दृढ़ हैं। वह डिक को एक मानव कंपास की तरह इस्तेमाल करके उसे हेलीकॉप्टर से केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर उतारता है। जनरल डिक को एक बक्सा देता है। उसके अंदर एक गुलेल है। उसे छूकर वह उस प्राणी का स्थान भांप सकता है। वह अचानक सतर्क हो जाता है और हेलीकॉप्टर से भाग जाता है, जहां वह खुद को एक बुरे सपने में पाता है। वह परछाई में उस प्राणी को देखता है, पूछता है कि वह कौन है, फिर अपनी दादी की ओर मुड़ता है, जो उसे चेतावनी देती है, वह आ रहा है। हैनलॉन डिक को हेलीकॉप्टर का टेल हैच खोलकर बाहर गिरने से रोकता है। हालांकि यह जानकारी जनरल शॉ तक पहुंचती है, जो उससे उसकी मुठभेड़ के बारे में पूछते हैं। डिक परेशान है और मानता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे यकीन है कि इससे भारी नुकसान हो सकता था। उस इलाके के मूल अमेरिकी अपनी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे उत्खनन स्थलों के मुद्दे पर एक सामुदायिक बैठक कर रहे हैं। वहां उनके अचिह्नित कब्रिस्तान हैं और उन्हें चिंता है कि सेना अपनी सीमा लांघ रही है और उनके मृतकों का अपमान कर रही है। रोज भी वहां मौजूद है और वह सेना को तब तक नहीं रोकना चाहती जब तक उसे पता न चल जाए कि वे असल में क्या कर रहे हैं। इसके बजाय वह शिकायत पत्र भेजने का फैसला करती है। यह पत्र जनरल शॉ तक पहुंचता है, जो रोज से मिलने आते हैं और वे अतीत को याद करते हैं। वह चाहते हैं कि वे साथ मिलकर काम करें, लेकिन रोज पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। बच्चे रिच और विल को अपनी फिल्म बनाने और उस जीव को अंधेरे से बाहर लाने में मदद के लिए बुलाते हैं, ताकि वे उसकी तस्वीर ले सकें। रिच वुडू के बारे में जानता है, क्योंकि उसके चाचा सैंटेरिया के एक पुजारी थे और पहले भी बुरी आत्माओं को बुला चुके हैं। रॉनी का मानना है कि वे इस तरीके से उस जीव को बुला सकते हैं, इसलिए वे कब्रिस्तान जाते हैं और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जलाते हैं। एक घेरे में बैठकर वे अपनी रस्म शुरू करते हैं। हैनलॉन के घर पर डिक को रात के खाने पर आमंत्रित किया जाता है और हैनलॉन हैरान रह जाता है जब डिक विल के बारे में पूछता है। उसने कभी जिक्र नहीं किया कि उसका एक बेटा है, और रात के खाने के बाद वे बात करने के लिए बरामदे में चले जाते हैं। हैनलॉन डिक से हेलीकॉप्टर वाली घटना के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उसके पास लोगों के दिमाग में घुसने की शक्ति है। हवा में उसे जो एहसास हुआ, वही एहसास उसे उस रात हुआ था जब शॉ ने उसके चेहरे पर बंदूक तान दी थी। डिक हैनलॉन के दिमाग से दूर रहने का वादा करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग मौत का सामना करते समय परिवार या पछतावे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हैनलॉन विश्लेषण करता है और पाता है कि दिमाग का वह हिस्सा जो डर महसूस करता है, हैनलॉन में गायब है। कब्रिस्तान में बच्चे यह सोचकर कि समारोह काम नहीं कर रहा है, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भूतों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। बच्चे अपनी साइकिलों पर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सभी पर मृतकों का हमला हो जाता है। हर बच्चा अपने पीछे मंडराती अजीब आत्माओं की तस्वीरें लेता है, लेकिन बदकिस्मती से विल पीछे छूट जाता है। विल एक वीरान कब्र के पास है, इसलिए वह अकेले ही उस भयावह खंडहर में और अंदर जाने का फैसला करता है। ऐसा करते हुए वह एक और तस्वीर लेता है और फिर दूसरों के साथ जुड़ जाता है। अपनी भयावह मुठभेड़ के बाद चारों गले मिलते हैं और फिर चुपके से एक साथ स्कूल में वापस चले जाते हैं। बच्चे अपने द्वारा खींची गई तस्वीरों को विकसित करते हैं और उन सभी अजीब घटनाओं का खुलासा करते हैं जिनका उन्होंने सामना किया था। जिस कब्र पर विल गया था, उसकी तस्वीर में एक हत्यारे जोकर की रूपरेखा दिखाई देती है। रॉनी बाकी बच्चों के साथ चीफ बोवर्स से मिलने जाता है और वादा करता है कि उनके पास इसका फोटोग्राफिक सबूत है। हालांकि जोकर की छाया को छोड़कर बाकी तस्वीरें बिल्कुल सामान्य दिखती हैं। चीफ बोवर्स और बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं होते, यह मानकर चलते हैं कि छाया एक मूर्ति है और उसकी कहानी को खारिज कर देते हैं। रोज फर्नीचर पहुंचाती है और चार्लोट से बात करती है
और उसे पता चलता है कि उसके पति के पास कई राज हैं। रोज उसे बताती है कि डेरी एक खूबसूरत शहर है, लेकिन कभी कभी कुछ अनहोनी हो जाती है। रोज उसे अपना नंबर देती है और जरूरत पड़ने पर उससे बात करने का वादा करती है। घर पहुंचकर विल चार्लोट की बाहों में रोते हुए अपने पीछा करने के अनुभव के बारे में बताता है। चार्लोट फैसला करती है कि उन्हें लेरॉय को रात में कब्रिस्तान भाग जाने की बात नहीं बतानी चाहिए। चार्लोट को लगता है कि लेरॉय और विल को साथ में ज्यादा समय बिताना चाहिए, इसलिए वे मछली पकड़ने जाते हैं। रॉनी के लिए विल के प्यार पर चर्चा करते हुए वे और करीब आते हैं, लेकिन जब हैनलॉन मछली पकड़ने का कांटा लेने जाता है तो विल को अपने पिता का एक भयानक दृश्य दिखाई देता है, जो कहते हैं तुम भी जल जाओगे। जब विल उसे बताता है कि क्या हुआ था तो हैनलॉन को पहले तो यकीन नहीं होता, जब तक कि वह लड़के की कलाइयों पर खून और चोट के निशान नहीं देख लेता। अचानक झील के ऊपर एक लाल गुब्बारा तैरता हुआ दिखाई देता है। शार्लोट पुलिस स्टेशन जाती है और बॉवर्स से हैंक के बारे में बात करने की कोशिश करती है। कोई वकील उससे मिलने नहीं आया है और शहर में किसी के आतंक फैलाने के खतरनाक मुद्दे को देखते हुए शार्लोट हैंक की मदद करना चाहती है। उसे दक्षिण में लोगों से जुर्म कबूल करवाने का अनुभव है और उसे विश्वास है कि वह हैंक के लिए भी ऐसा ही कर सकती है। उन्हें बस इतना पता है कि वह बिल्कुल भी घर पर नहीं था जैसा उसने कहा था। चार्लोट किसी तरह हैंक से मिलने पहुंचती है और स्वीकार करती है कि उन्हें भेदभाव के आरोपों वाले कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। इससे उसे जमानत से छूट मिलेगी और मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए सीधे नजरबंद किया जा सकेगा। गिरफ्तारी के जरिए हैंक के उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और इस वजह से उसे घर जाना ही होगा। हालांकि उसे उस रात जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में सच बताना होगा। दिक्कत यह है कि सच तो यह है कि वह एक गोरी औरत के साथ था। अगर यह बात पता चल गई तो उसे लिंच किया जा सकता है। इस बीच डिक और लड़कों को एक बंद पड़े बंकर में एक नई जगह मिल जाती है। लड़के उस जगह की सफाई शुरू कर देते हैं। बाहर हैनलॉन विल के हमले के बारे में डिक से बात करता है। डिक मानता है कि उसे नहीं पता कि उनका पीछा कौन कर रहा है, लेकिन वह जानता है कि यह बुरा है। विल बाकी लोगों को बताता है कि क्या हुआ था और उसे लगता है कि यह उन्हें खाने से पहले डराने की कोशिश कर रहा है। लिली उन्हें अपनी मां से ली हुई कुछ गोलियां देती है और तय करती है कि अगली बार जब कुछ बुरा हो तो उन्हें ये गोलियां ले लेनी चाहिए। स्कूल में पैटी और बाकी लोग मार्ज पर दबाव डालते हैं कि वह लिली को यकीन दिलाए कि स्कूल का एक सबसे लोकप्रिय लड़का उसे पसंद करता है। हालांकि बाथरूम में उसे अपराध बोध होता है। उसे एहसास होता है कि यह शरारत कितनी क्रूर है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे सच बता पाती, उसे अचानक उसका एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। उसकी आंखें सूज जाती हैं और वह स्कूल से होते हुए लैब की ओर दौड़ती है। मार्ज अपनी आंखें आरी से काट लेती है, अंदर मौजूद किसी भी परजीवी को खत्म करने के लिए बेताब। लिली पहुंचती है, लेकिन दुर्भाग्य से जब दूसरे बच्चे लैब पहुंचते हैं तो वे लिली को मार्ज के ऊपर पाते हैं और मान लेते हैं कि वही अपराधी है। उस रात विल को नींद नहीं आती और वह अपना ध्यान भटकाने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करता है। दुर्भाग्य से उसे कुछ घूरता हुआ दिखाई देता है। हैनलॉन विल की मदद के लिए दौड़ता है और बाहर देखने जाता है। उसे एक पेड़ में एक लाल गुब्बारा फंसा हुआ दिखाई देता है। निराश और चिंतित हैनलॉन बेस पर जाता है और जनरल शॉ से भिड़ जाता है। वह हैनलॉन को उस कोठरी में ले जाता है जहां वे तानियल से पूछताछ कर रहे हैं, जो एक युवा मूल निवासी लड़का है और बेस के आसपास नजर रख रहा है। तानियल जानता है कि वह कहां छिपा है, लेकिन वह उसका स्थान नहीं बताता। शॉ डिक से तानियल के दिमाग से जानकारी निकालने के लिए कहता है। तानियल की चाची रोज उसे उस राक्षस की उत्पत्ति की कहानी सुना रही है कि वह पृथ्वी पर गिरे एक तारे में कैसे पहुंचा और कैसे तानियल और उसके पूर्वजों ने इस आत्मा से संघर्ष किया और अंततः उसे पिंजरे में बंद कर दिया। जिस प्राचीन तारे में वह आया था उसके 13 टुकड़े जंगल में गहरे दबे हुए हैं। डिक खंभों को खोजने के लिए बेताब है और अंततः तानियल एक पुराने जीर्ण शीर्ण घर की ओर इशारा करता है जो उसे खोजने की कुंजी हो सकता है। डिक अपनी नजर से बाहर आता है और टैनियल को मुंह से झाग निकालते हुए पाता है। डिक कहता है कि उन्हें वह मिल गया जिसे वे ढूंढ रहे थे। हैनलॉन हैरान है, इसलिए जनरल बताता है कि उनका मिशन 13 पिलर्स को ढूंढना था और अब उन्हें उनकी लोकेशन पता है। टनल का रास्ता 29 नीबोल्ड स्ट्रीट के पुराने घर से जाता है। सुबह हैनलॉन और कर्नल फुलर उन्हें सुरक्षित करने के लिए एक छोटी टीम को ले जाएंगे,
फिर 8 के चारों ओर घेराबंदी और कड़ी कर देंगे। इस बीच लिली मार्ज से मिलने जाती है। सबको लगता है कि लिली अपनी दोस्त के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मार्ज कहती है कि ऐसा नहीं है। मार्ज अब लिली के डरावने सपनों पर यकीन करती है और उस पर यकीन न करने के लिए माफी मांगती है। सबको लगता है कि मार्ज सिर्फ दोस्ती के लिए लिली को बचा रही है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम और भी बड़ी है। स्कूल के बाद ग्रुप छत पर जाता है, जहां उन्हें एक टेंट मिलता है जिसके अंदर मैटी है। वह बहुत समय से सीवर में छिपा हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है। वह बताता है कि इट रात में खाता है और दिन में सोता है, इसीलिए वह सीवर से बाहर निकल पाया। मैटी यह भी बताता है कि सूजी और टेडी मर चुके हैं, लेकिन फिल अभी भी जिंदा है। मैटी पुलिस के पास जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता। इट ओंगरी की तैयारी कर रहा है, जो एक खूनी नरसंहार है जो 27 साल की शांति के खत्म होने का निशान है, इससे पहले कि यह सिलसिला फिर से शुरू हो। शॉशैंक जाते समय हैंक की बस क्रैश हो जाती है और एक न्यूज रिपोर्ट कहती है कि हैंक बच निकला। जब शार्लेट यह देखती है तो वह जल्दी से अपना फोन उठाती है और कुछ कॉल करने की तैयारी करती है। लिली इंग्रिड से बात करने जाती है। उसी औरत ने जुनिपर हिल्स में उसकी मदद की थी। इंग्रिड लिली को सीवर में न जाने की सलाह देती है। लिली मार्ज को ग्रुप में लाती है और तय करती है कि उन्हें फील को बचाने के लिए सीवर में जाना होगा। लिली के पास उन्हें शांत रखने के लिए बहुत सारा वैलियम है और वह फील को वापस लाने का पक्का इरादा करती है। हैंक अपनी गोरी प्रेमिका इंग्रिड केयर्स की मदद से शहर से बाहर निकलने का इंतजाम करता है। इंग्रिड शार्लेट से मिलने जाती है, उसे उसकी मदद चाहिए। जैसे ही वे नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, हैनलॉन और उसकी टीम घर के अंदर कुएं के जरिए डेरी की गहराई में उतरने की तैयारी करते हैं। मजेदार बात यह है कि टेनिल के पास एक अजीब चीज है, रोज का दिया हुआ एक जादुई खंजर जो एक तारे का टुकड़ा है। सीवर में डिक को वहम और सपने आते रहते हैं। जब वह पानी की गहराई में गायब हो जाता है तो वह अपनी दादी के घर के बाथरूम में फिर से दिखाई देता है। डिक के गायब होने के बाद इट अंकल सैम के रूप में आता है और 2 सैनिकों पर हमला करता है। डिक के दादाजी के पास एक बंद बक्सा है जिसमें उनके राज छिपे हुए लगते हैं। बदकिस्मती से यह उसे खोल देता है। इस बीच पॉली और हैनलॉन को एक ऐसी चीज परेशान करती है जो शार्लेट का रूप ले लेती है। जब वह हैनलॉन पर हमला करती है तो वह उसके सिर में गोली मार देता है और वह फिर खिसक कर भाग जाती है। हालांकि सिर्फ हैनलॉन ही यह देखता है और वह पॉली को चेतावनी देता है कि वह चीज उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करेगी। इस अफरा तफरी में टेनिल सैनिकों से भागता है, लेकिन गलती से खंजर गिरा देता है। बच्चों को वैलियम लेने से थोड़ा नशा हो जाता है। बदकिस्मती से हालात तब और खराब हो जाते हैं जब मैटी बच्चों को पानी में डूबी कब्र में ले जाता है। फील और मैटी समेत सभी बच्चे मरे हुए पड़े हैं। मैटी एक पोल पर घूमता है, गाता है और पेनीवाइज में बदल जाता है। पेनीवाइज का रूप बदल जाता है और वह एक किलर जोकर में बदल जाता है। जैसे ही बच्चे भागते हैं, हैनलॉन को लगता है कि विल को कोई और सपना आ रहा है और वह गोली चलाने की तैयारी करता है। ट्रिगर खींचने से ठीक पहले पॉली हैनलॉन के बेटे को बचाने के लिए आगे आता है। बदकिस्मती से पॉली अपनी चोटों की वजह से मर जाता है। बच्चे सीवर से बच निकलते हैं, लेकिन लिली अकेली रह जाती है। जैसे ही पेनीवाइज हमला करने वाला होता है, वह रुक जाता है जब उसे पता चलता है कि टेनिल का चमकता हुआ जादुई खंजर पानी में ठीक उसके सामने है। इससे जोकर और पास नहीं आ पाता और पेनीवाइज आखिरकार सीवर में फिसल जाता है। बदकिस्मती से जो आदमी अभी भी सीवर में फंसा हुआ है वह डिक हैलोरेन है। वह आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह अच्छी हालत में नहीं दिखता। वह पॉली की आत्मा को सीवर के दरवाजे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हुए देखता है। बंद बक्सा खुल जाता है। 1935 में जुनिपर हिल्स में एक छोटी लड़की मेबल को उसकी नर्स बिस्तर से उठाकर बेसमेंट में ले जाती है। यहीं पर पेनीवाइज ने उसे मिलने के लिए कहा था और जब एक लाल गुब्बारा कमरे में तैरता हुआ आता है तो पेनीवाइज दिखाई देता है। अभी हैनलॉन अभी भी पोली की मौत से बहुत दुखी है और सीवर में होने के लिए विल को दोषी ठहराता है। विल बदला लेता है, अपने पिता से कहता है कि वह उनके जैसा नहीं है क्योंकि वह कभी अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा। हैनलॉन विल को पीटता है और लड़का भाग जाता है। विल को यकीन हो गया है कि पेनीवाइज उसके पिता के दिमाग में घुस गया है, इसलिए वह अपनी साइकिल लेकर शहर भर में घूमता है। हैनलॉन परेशान है। टावर पर लिली वह जादुई खंजर दिखाती है जिससे पेनीवाइज डरकर भाग गया था। वह चाहती है कि वे सब एक साथ नीचे जाकर उसे मार डालें। रॉनी खुश नहीं है
वह लिली को पागल कहती है और वे एक दूसरे पर चिल्लाते हुए बहस करने लगते हैं। रिच लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुप बिखर जाता है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस बीच डिक लड़कों के साथ ब्लैक स्पॉट लौटता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे सोने, ध्यान लगाने या इन नज़ारों से असलियत समझने में भी दिक्कत हो रही है। एयरबेस के आसपास भूत मिलते रहते हैं और हैनलॉन डिक की भलाई के लिए परेशान है। वह डिक से इस बारे में पूछता है जब वह अपने बेडरूम के एक कोने में पर्दे बंद करके दुबका होता है। डिक बताता है कि पेनीवाइज ने बक्सा खोला, जिससे सारे भूत उसे परेशान करने के लिए निकल आए। मरे हुए लोग वे बातें जानते हैं जो जिंदा लोग नहीं जानते। जब हैनलॉन जोर देता है और पूछता है कि क्या मरे हुए लोग पेनीवाइज की सही जगह जान सकते हैं, तो डिक हैनलॉन पर मतलबी होने का इल्जाम लगाता है और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। हैंक भी ब्लैक स्पॉट में छिपा है और जब रॉनी विल के साथ शार्लेट के वहां लाने के बाद आता है तो उनकी बहुत अच्छी मुलाकात होती है। विल रॉनी और हैंक को एक साथ देखकर खुश और दुखी होता है। शार्लेट हैनलॉन को बताती है कि हैंक कहां छिपा है और उसे बताती है कि वह सुबह हैंक को शहर से बाहर ले जाएगी। इस बीच उसे लगता है कि हैनलॉन को विल के साथ चीजें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल में लिली दूसरों से अलग थलग पड़ जाती है और क्लासरूम में फिर से बुरे सपने देखने लगती है। वह जादुई खंजर लेती है और अपनी डेस्क पर चिल्लाती है। जब टीचर उसे डांटती है तो लिली खंजर लेकर क्लास से चली जाती है। रिच और मार्ज दोस्त बन जाते हैं। मार्ज पैटी के सामने खड़ी हो जाती है और अपने पुराने फ्रेंड ग्रुप के बजाय उसके नए फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा बनना चुनती है। स्कूल के बाद लिली को छोड़कर बाकी सब एक बुरे दौर से गुजरते हैं। वह इंग्रिड के साथ सुकून पाने की कोशिश करती है और अपने घर चली जाती है। लिली अपने घर में जाती है और आसपास देखने लगती है और अटारी में चली जाती है। जैसे ही लिली फोटो देखना और अलग अलग चीजें देखना शुरू करती है, पहेली के सारे टुकड़े आपस में मिलने लगते हैं। इंग्रिड कब्रिस्तान में फोटो में थी क्योंकि उसने बच्चों का पीछा किया था, विग पहनकर और पेरिविंकल की तरह कपड़े पहनकर। उसे लगा कि वह उस रात कब्रिस्तान में दिख सकता है। इंग्रिड बताती है कि उसके पिता एक कार्निवल परफॉर्मर थे जो खुद को पेनीवाइज नाचने वाला जोकर कहते थे। इंग्रिड उनसे तब तक प्यार करती थी जब तक उन्हें उससे छीन नहीं लिया गया। जब कार्निवल चला गया तो वह डेरी में ही रही। जब 1935 में मेबल जैसे कुछ बच्चों ने पागल खाने में पेनीवाइज का जिक्र किया तो इंग्रिड ने पता लगाने का फैसला किया। हालांकि मेबल को बेसमेंट में लाते समय उसने अनजाने में उसे उस जीव को खिला दिया। पेनीवाइज अपने डरावने रूप में आता है और हमला करता है, लेकिन इंग्रिड इस बात से अंधी हो जाती है कि उसके पिता वापस आ गए हैं और वह जीव उसे अलग अलग बच्चे खिलाने के लिए बहकाता है। उसे फिर से देखने के लिए उसने वह सब कुछ किया जो उसे करना था। यह सब सुनकर लिली इंग्रिड का हाथ काट देती है और घर से बाहर भाग जाती है। जैसे ही वह अपनी साइकिल पर दूर जाती है, वह जोर से चीखती है। रिच और मार्ज लोगों को नाचते हुए देख रहे होते हैं। तभी म्यूजिशियन देखता है कि रिच के पास ड्रमस्टिक है। म्यूजिशियन रिच से पूछता है कि क्या वह बजा सकता है, क्योंकि उनका ड्रमर नशे में है और बेहोश है। रिच ड्रम बजाना शुरू करता है और उसके दोस्तों समेत सभी लोग इसका मजा लेते हैं और नाचते हैं। इस बीच शहर के लोग नाखुश हैं और किसी भी कीमत पर हैंक को ढूंढने का पक्का इरादा कर लेते हैं। बोवर्स आता है और बताता है कि एक औरत ने टिप दी है कि कौन जानता है कि हैंक कहां छिपा है। उसके भागने को लेकर मचे बड़े पैमाने पर गुस्से को देखते हुए ये एक बड़ी बात है। वे अपना सामान पैक करते हैं और उसे मारने के इरादे से एक ग्रुप में ब्लैक स्पॉट की ओर निकल पड़ते हैं। 1908 में पेनीवाइज नाम का एक जोकर सर्कस में परफॉर्म कर रहा था। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह शो के दौरान सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन करता था। बॉब ग्रे अपना मशहूर डांस खत्म करता है, लेकिन बच्चे स्टेज पर दौड़ पड़ते हैं और उसे भागना पड़ता है। पीछे इंग्रिड नाम की एक छोटी लड़की अपना पेरीविंकल कॉस्ट्यूम दिखाती है। यह असल में उसकी मां का स्टेज नाम था और जब उसके पिता पहली बार उसे उस नाम से बुलाते हैं तो वह खुश हो जाती है। उस रात अगले शो से पहले एक बच्चा अंधेरे से बाहर आता है और बॉब के पास जाकर उसे बताता है कि बच्चे उसे कितना पसंद करते हैं। जब बच्चा बॉब से अपने माता पिता को ढूंढने में मदद मांगता है तो बॉब उसे भीड़ से दूर जंगल में ले जाता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। बदकिस्मती से सिर्फ खून से सना एक रूमाल मिलता है और सर्कस वालों को लगता है कि भेड़ियों ने उसे मार डाला। इस बीच शहर के लोग ब्लैक स्पॉट पर हमला कर देते हैं और मांग करते हैं कि हैंक बाहर आए। डिक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक खुद ही बाहर आ जाता है।
जब सैनिक हैंक को बचाने के लिए अपनी बंदूकें निकालते हैं तो कस्बे वाले चले जाते हैं, लेकिन वे बाहर से दरवाजे बंद कर देते हैं और बंदूकें और मोलोटोव कॉकटेल से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यह एक भयानक और डरावना नरसंहार है। डिक लगातार जिंदा लोगों के बीच लाशें देखता है। बदकिस्मती से इस खून खराबे के बीच एक जाना पहचाना नाचने वाला जोकर पेनीवाइज है। पेनीवाइज डिक को ताना मारता है और यहां तक कि लाशों से भी उसे देखने के लिए कहता है। डिक फर्श तोड़कर हैंक, रॉनी और विल को बचाता है। इससे पहले कि रिच और मार्ज उन तक पहुंच पाते, छत गिर जाती है। रिच मार्ज को एक ट्रंक में बंद कर देता है, उसे आग से बचाता है और उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। बाहर इंग्रीड पेरिविंकल के कपड़े पहने हुए स्टैनली के पास आती है जब उसकी कार ब्लैक स्पॉट के बाहर खराब हो जाती है। शहर का कसाई अपनी पत्नी को क्लाउन मेकअप पहनने के लिए पीटने की धमकी देता है। पेनीवाइज आता है और उसे काट देता है। उसे लगता है कि पेनीवाइज अभी भी उसका पिता है, लेकिन आखिरकार उसे सच्चाई पता चलती है कि वह असल में क्या है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसका चेहरा फट जाता है और इंग्रीड हवा में ऊपर उठ जाती है जैसे किसी नशे में हो। आग लगने के बाद मार्ज को मलबे से बचाया जाता है और वह देखती है कि रिच आग में मर गया है। डिक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। हैनलोन आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डिक लाशों से घिरा हुआ है। आगे पीछे हिलते हुए डिक कहता है कि पेनीवाइज चला गया है। इस बड़े नरसंहार के बाद वह सो रहा है, लेकिन डिक उन्हें एक खंभा ढूंढने में मदद कर सकता है। उसे सही जगह नहीं पता, लेकिन उन्हें बस उसका पीछा करना होगा और वह उन्हें सीधे वहीं ले जाएगी। यह लड़की एक मरी हुई नेटिव अमेरिकन है जिसे सिर्फ वही देख सकता है। शार्लोट को जंगल में बच्चे और हैंक मिलते हैं। वह उससे अपनी शर्ट उतारने को कहती है। डेरी में रेडियो पर खबर फैलती है कि ब्लैक स्पॉट नरसंहार एक गैर कानूनी पार्टी के दौरान बिजली की आग से हुआ था। खबर में यह भी बताया जाता है कि हैंक मरने वालों में शामिल है। हैनलोन हैंक को कुछ समय के लिए अपने साथ रखना चाहता है। शार्लोट हैंक को मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनाती है और वे हैंक को शहर से बाहर निकालने में मदद के लिए रोज के घर जाते हैं। हैनलोन डिक के साथ मिलकर खुदाई वाली जगह की देखरेख करता है। उन्हें एक खंभा ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। वे कछुए का खोल खोलते हैं और पहला खंभा निकालते हैं, जो उसी मटेरियल का बना है जिससे जादुई खंजर बना था। बदकिस्मती से इसे डेरी की सुरंगों में और अंदर ले जाकर सुरक्षित रखने के बजाय जनरल शॉ के पास नए ऑर्डर हैं। खंभे का फिजिकली टेस्ट किया जाएगा और उस डेटा का इस्तेमाल बाकी खंभों को ज्यादा तेजी से ढूंढने के लिए किया जाएगा। हैनलोन चिंतित है। डैनियल यह देखता है और अपनी चाची को बताने के लिए दौड़ता है कि क्या हुआ है। खंभे को नष्ट किया जाने वाला है, लेकिन हैनलोन ठीक समय पर लैब में पहुंचकर उसे रोक देता है। जनरल शॉ हैनलोन से बात करते हैं और समझाते हैं कि वह एक और गृह युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह कभी भी रूस के बारे में नहीं था। यह ऑपरेशन अमेरिका में डर फैलाकर अराजकता को रोकने की एक कोशिश है। इससे स्थिति को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। दुर्भाग्य से हैनलोन की मिन्नतों के बावजूद शॉ खंभे को पूरी तरह से जलाने और डेरी को असुरक्षित छोड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ते हैं। अपनी नींद के बीच में होने के बावजूद पेनीवाइज जाग जाता है और तुरंत विल के घर उस पर हमला करने चला जाता है। पेनीवाइज पूरी तरह बेकाबू हो गया है और डेरी पर एक घना अजीब कोहरा छा जाता। वह सीधे हाई स्कूल की तरफ जाता। इंटरकॉम का इस्तेमाल करके और प्रिंसिपल की आवाज की नकल करके पेनीवाइज बड़े स्टूडेंट्स को छुट्टी दे देता है और छोटे बच्चों को जिम जाने का ऑर्डर देता। 100 से ज्यादा बच्चे अंदर जमा हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल पर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और पता चलता है कि वह एक लाश है जिसे कठपुतली की तरह कंट्रोल किया जा रहा। पेनीवाइज उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर जैसे ही अफरा तफरी मचती है, वह निकलने के रास्ते बंद कर देता। जब बच्चे डर से लकवाग्रस्त हो जाते हैं तो वह एक रोशनी छोड़ता है, जिससे वे बेबस होकर बिल्डिंग से बाहर निकलकर कोहरे में तैरने लगते हैं और उसके सर्कस वैगन की ओर बहने लगते हैं। जब कोहरा आता है तो लिली, मार्ज और रॉनी टावर में होते हैं। वे बैरियर की दीवार पर लापता लोगों के पोस्टर लगे देखते हैं, जिनमें विल का भी एक पोस्टर होता। स्कूल में वे देखते हैं कि पेनीवाइज पहले से ही ट्यूबा बजाते हुए तैरते हुए बच्चों को ले जा रहा। अपनी साइकिल से उसका पीछा करने में असमर्थ होकर वे एक लावारिस दूध का ट्रक लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। बेस पर हैनलोन घबराकर विल को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे पेनीवाइज की हंसी सुनाई देती। जोकर पूछता है कि एक निडर आदमी को किस बात का डर लगता।
अपने बेटे को खोने का डर हैनलोन को डिक के पास ले जाता। डिक मरने वालों के डरावने सपनों से परेशान होकर आत्महत्या करने वाला होता। हैनलोन ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है और डिक से विल को बचाने में मदद करने की भीख मांगता। इससे डिक आत्महत्या करने से रुक जाता। जैसे ही कोहरा पूरे शहर को घेर लेता है, जनरल शॉ को पता चलता है कि हैनलोन और डिक बेस छोड़कर चले गए हैं। वे शार्लेट और रोज से मिलते हैं, जो एक प्लान बताती हैं। अगर डिक जादुई खंजर ढूंढ लेता है और गायब खंभे को वापस ले आता है तो पेनीवाइज को रोका जा सकता। रोज डिक को उसका कनेक्शन मजबूत करने के लिए एक जड़ी बूटी देती है, जिससे वह लड़कियों के दूध के ट्रक को कोहरे में क्रैश होते हुए देख पाता। वे उसका पीछा करते हैं क्योंकि खंजर अपनी जगह से जितना दूर जाता है उतना ही खतरनाक होता जाता। इसका असर पहले ही लिली पर पड़ रहा है, जो खंजर पकड़े हुए लड़खड़ाने लगती। इसके असर को महसूस करते हुए लड़कियां बारी बारी से उसे उठाने के लिए राजी हो जाती हैं। जमी हुई नदी के पार वे अपने क्लासमेट्स को तैरते हुए देखते हैं। हैनलोन डिक से पेनीवाइज के दिमाग में घुसकर उसे धीमा करने के लिए कहता। लड़कियां सर्कस की गाड़ी तक पहुंचती हैं और विल को ढूंढ लेती हैं। पेनीवाइज सामने आता। रॉनी खंजर से जोकर को पीछे धकेल देता है, लेकिन पेनीवाइज कोहरे में गायब हो जाता है और मार्ज को पकड़ लेता। वह उसे भविष्य के सपने दिखाकर परेशान करता है और बताता है कि उसका एक बेटा होगा जिसका नाम रिच होगा। अगर वह बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ तो पेनीवाइज कभी नहीं हारेगा। जैसे ही वह उसे मारने की तैयारी करता है, वह अचानक जम जाता। हवा में तैरते बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलकर जाग जाते हैं और बड़े लोग आ जाते हैं। सेना अंदर घुस आती है, टैनल को मार देती है और हैनलोन को घायल कर देती। वह विल को खंजर देता है और उसे दफनाने और पेनीवाइज को सुलाने के लिए कहता। जैसे ही सैनिक पास आते हैं, जनरल शॉ रुके हुए जोकर के पास पहुंचते हैं। पेनीवाइज के दिमाग में वह 1908 की घटना को फिर से जी रहा होता है, जब कार्निवल कलाकारों ने उसे बेइज्जत किया था। शॉ उसे इस विजन से आजाद करता है, लेकिन पेनीवाइज शॉ को उस लड़के के रूप में पहचान लेता है जो बहुत पहले जंगल से आया था। वह शॉ को उसका सबसे गहरा डर दिखाता है और उसे खा जाता। दोस्त उस पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां खंजर दफन होना चाहिए था और पेनीवाइज से लड़ते हैं, जो उनका पीछा कर रहा होता। हैनलोन जोकर को गोली मारता है, जिससे उसका सिर उड़ जाता है, लेकिन पेनीवाइज रोशनी के एक झटके से पलटवार करता। फिर रिची का भूत दिखाई देता है, जो कोहरे में दौड़ता हुआ आता है और खंजर को जमीन में धकेलने में मदद करता। पेनीवाइज एक भयानक पंखों वाले रूप में बदल जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती। आसमान में रोशनी के खंभे निकलते हैं, जो उसके रूप को खत्म कर देते हैं, जब तक कि वह गिरकर बिखर नहीं जाता। उसके बाद सब लोग रिची के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। डिक देखता है कि रिची की आत्मा वहीं है, अपने दोस्तों को गले लगा रही। डिक रिची के माता पिता से कहता है कि उनका बेटा अभी भी उनके साथ है, जिससे उन्हें कुछ सुकून मिलता। अंतिम संस्कार के बाद मार्ज लिली को बताती है कि पेनीवाइज ने उससे क्या कहा था। मार्ज को लगता है कि पेनीवाइज सच में समय में पीछे जाकर किसी को उसके पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश कर सकता। लिली कहती है कि यह किसी और की लड़ाई होगी। डिक डेयरी छोड़ने का फैसला करता है और हैनलोन को अलविदा कहता। उसने जो जड़ पहले खाई थी, उससे आवाजें शांत हो गई हैं। हैंक के मरने की घोषणा होने के बाद वह बिना किसी परेशानी के शहर छोड़ देता। हैनलोन को सेना से सम्मानपूर्वक छुट्टी मिल जाती। रोज चाहती है कि हैनलोन और शार्लेट डेयरी में रहें, ताकि दूसरे लोग खंभों को न ले जाएं। शार्लेट फैसला करती है कि उन्हें यह ऑफर मान लेना चाहिए। रॉनी और विल एक दूसरे को अलविदा किस करते हैं। जूनिपर हिल्स में इंग्रिड 26 साल तक वहीं रहती। 1988 में बेवर्ली अपनी मां को मरा हुआ देखती है और इंग्रिड उसे बताती है कि डेयरी में कोई भी सच में नहीं मरता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।